राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। आखिर जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे वही हुआ। लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण से उभरा विवाद कांग्रेस के लिए एक बड़ी टूट के रूप में सामने आ रहा है। कभी विपक्ष में रहकर सरकार को घेरने वाली दिग्गज नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी ने किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल करवाया है। किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में किरण श्रुति चौधरी का बीजेपी में जाना पार्टी के लिए फायदा तो कांग्रेस के लिए नुकसान साबित हो सकता है। किरण चौधरी का अपनी पार्टी से दूरी बनाना ये कोई अचानक से नहीं हुआ, इसकी कहानी बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी। दरअसल किरण चौधरी 2024 के चुनाव में बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी। किरण को भरोसा भी था कि श्रुति को टिकट मिलेगी, लेकिन पार्टी ने कांग्रेस विधायक रावदान सिंह को श्रुति चौधरी की जगह टिकट थमा दिया। बस फिर क्या था। इसके बाद से ही किरण की राहें पार्टी से अलग होने लगी। कई मंचों से किरण ने इसका खुलकर विरोध किया। वहीं किरण चौधरी के कांग्रेस से अलग होने के बाद माना जा रहा है कि पार्टी के कई और नेता अपनी राहें अलग कर सकते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला और बीजेपी सांसद सुभाष बराला तो पहले ही इशारा भी कर चुके हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल उभर कर आ रहे हैं। आखिर कांग्रेस में टूट और फूट क्यों पड़ी? बड़ा सवाल है। किरण और श्रुति के बाद कांग्रेस से कौन सा नेता है जो पार्टी को अलविदा कहने वाला है? तो ये तमाम बड़े सवाल उभर रहे हैं इन तस्वीरों के बाद से, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में ठीक पहले कांग्रेस पार्टी से एक बड़े लीडर का पार्टी छोड़ना अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नुकसान तो है ही है, साथ ही साथ एक बड़ा संकेत भी है कि अब आगे की राजनीति में किस तरह का फेरबदल उन इलाकों में देखना पड़ेगा जहां से वो नेता एक पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। 40 साल से मैं कांग्रेस की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया। लेकिन कुछ सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के उसमें। उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। मैम ये जरूर है कि देखो श्रुति जी के साथ इंसाफ तो नहीं हुआ और जिनकी उनकी जगह अब आपने देखा कि हम भिवानी भी हारे, गुड़गांव भी हारे। अब गुड़गांव में जो अहीरवाल है वहां पर कैप्टन अजय यादव लड़ लेते, वो जीत जाते। तो इसका मतलब यहाँ पर श्रुति लड़, मैं तो पहले कह रही हूँ मतलब क्या, मैं तो कहा है ठीक होता तो और हम और ज्यादा 10 के करीब जाते। देखो उनका खेमा मुझे नहीं पता, लेकिन उनका खफा होना स्वाभाविक है। आफ्टर ऑल एक उनका पूरा परिवार का योगदान रहा है, दशकों से योगदान रहा है और उनकी बेटी पहले भी श्रुति वहां से एमपी रही हैं और इस बार वो हमने तो खुद जाकर देखा। मैं इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए मैं ये बात उनकी बात को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमने जब अपनी यात्रा निकाली तब वहाँ 3 दिन लगाए थे, 3-4 दिन उनके क्षेत्र में, और हमने देखा कि कितना भारी उत्साह। इट्स अनफॉर्चुनेट कि शी कुड नॉट, वो जो है सही डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। और बाकी तो एक कांग्रेस परिवार से सालों से जुड़ी रही, बंसीलाल परिवार जी से हैं, हमारी उनके लिए शुभकामनाएं। नुकसान हुआ या फायदा हुआ वो समय ही बता सकता है। इसके पर धारणा पे राजनीति नहीं चलती है, एक्शन से चलती है। तो इसके बारे में मैं आपको कोई अन्यथा कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूं, मगर मैंने जो कहा इट इज अनफॉर्चुनेट कि शी हैज लेफ्ट। नहीं, कोई कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जहाँ पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ, और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहाँ उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहाँ वो जा रही है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
उससे पता लगता है ना कि भाई टिकट नहीं मिला बेटी को, इसलिए वो छोड़ रही है। जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनका कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। कांग्रेस के अंदर जो परिवारवाद पनप रहा था, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से परिवारवाद के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो अपने परिवार के लिए लगे हुए थे। और बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं अहित हो रहा था, उनका दम घुट रहा था, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जल्दी दे करके छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अभी कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता वो उनका दम घुट रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे यहाँ से निकलने का काम करें। देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। आज चौधरी बंसीलाल पूर्व मुख्यमंत्री, उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से किरण चौधरी जी का, श्रुति जी का बहुत स्वागत करता हूं, और ये मान के चलता हूं कि इनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में बहुत मजबूत होगी। कारण तो सब लोग जानते हैं कि हुड्डा साहब परिवारों में इतना अंधा हो चुके हैं कि उनको अपने बेटे के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उनको लगता है कि हरियाणा के अंदर कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार आए तो मुख्यमंत्री के ऊपर, पद के ऊपर उसके बेटे का ही विशेषाधिकार है। इसी कारण से आज तो किरण चौधरी जी और उनकी बेटी आए हैं, कुछ दिन पहले अन्य नेता भी आए थे। भविष्य में भी आपको बहुत सारे और ऐसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल सकते हैं। आज आपने देखा है जो कांग्रेस सत्ता में आने की बात कर रही, आज उसमें भगदड़ मच गई। उसके बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़कर के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद केवल बाप बेटा दो ही इस पार्टी में रहेंगे, बाकी सब लोग इस पार्टी पर। और इस मुद्दे पर हमारे साथ राकेश शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील कटारिया हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमित नेहरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आप ही से ले लूंगी मैं। अमित जी, ये जो इनसाइड स्टोरी है, इसको मैं थोड़ा समझना चाहूंगी। क्या ये टिकट ना मिलने की नाराजगी थी किरण चौधरी की, या फिर इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी जिसको लेकर अब बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है? आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। ये इंस्टेंट फैसला नहीं है, इंस्टेंट कोई स्टांस नहीं है जिसको हम कहें कि अचानक हो गया ये। तो इसकी पटकथा तो लिखी जा रही थी। कांग्रेस में गुटबाजी रही है तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि इसे आंतरिक लोकतंत्र भी कह सकते हैं, अभी पार्टियों में होता है। भाई, हमने देखा कि कांग्रेस में तो सीधा सीधा उन्होंने दिखाया कि अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई, तो ये कोई बुरा नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र होता है। भाई, हर एक को हक है अपनी बात रखने का, तो वो काफी हद तक आजादी कांग्रेस देती है। हम देखते हैं रोजाना कि कोई अपने नेता के खिलाफ देता है, लेकिन वो जो स्वतंत्रता है वो बीजेपी में नहीं है इस तरह की। हालांकि उसको अनुशासन का नाम दे देते हैं, लेकिन पार्टियों में ये चीजें चलती हैं। गुट वहां भी हैं, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं दिखाई देते। तो बहुत पहले आपने देखा होगा कि आडवाणी गुट होते थे और अटल गुट होता था, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें रही हैं और होती हैं, वो कोई असामान्य नहीं कह सकते उनको। हाँ, कांग्रेस में ये है कि कांग्रेस में वो दिखती हैं, सरफेस पे आ जाती है वो चीजें। तो वो चीज थी। अब जैसे शैलजा का, सुरजेवाला का और किरण का एक गुट था, ठीक है ना, तो उसमें से एक टुकड़ा अलग हो गया है किरण के रूप में आज। तो ये चीजें हैं। अब बात ये है कि ये कब से, तो ये बहुत पहले से ही था। और उसका जो स्पष्ट जो संकेत आया वो पिछले साल आया था। पिछले 2022 में शायद इलेक्शन था, जो 22 में था या 23 में, जो राज्यसभा का। तो उसमें जो टिक का निशान लगाया था किरण ने, तो उसके बाद प्रदर्शन में भी सबसे आगे रही थी कि वो ये दिखाने के लिए कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तो उसके बाद फिर अजय माकन 38 दिन बाद जाकर बोले थे कि किरण चौधरी ने गलत किया है और इस तरह की चीजें। उसके बाद फिर चीजें
बिगड़ना शुरू हो गई थी। फिर जो आंतरिक सोर्स हैं, देखो उसमें मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे आंतरिक सूत्र हैं वो ये बताते हैं, जब CWC की मीटिंग हुई थी और जब नामों पे विचार चल रहा था जी, और स्क्रूटनी होनी थी कि कौन उम्मीदवार कहाँ थे, तो बताया जाता है कि हाईकमान ने किरण चौधरी को ये कह दिया था कि आपको टिकट नहीं दी जाएगी। जी, तो बताते हैं कि मीटिंग में ही किरण चौधरी ने ये कह दिया था कि फिर हमें सोच विचार करना पड़ेगा, ठीक है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि हाँ, अब किरण को यहाँ पे नहीं रोका जा सकता है, किरण नहीं रहेंगी, और अंततः वो चीजें आई बाहर। ठीक है। दूसरी और भी है कि किरण को एक डर और भी है, जो मुझे लगता है, जो एक पॉलिटिकल जो हम देखते जिस नजर के, तो पिछले अगर 2 इलेक्शन देखें विधानसभा के, तो जो जीत का मार्जिन है उनका कम होता जा रहा है। 2014 में 19,700 के आसपास वोटों से जीती थी, फिर 2019 में जाके 2014 में 19,000 से जीती थी, फिर 2019 में मार्जिन जो है घट के 18,000 रह गया। और अब जो प्रभाव पहले किरण चौधरी का उनके इलाके में होता था, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो वर्चस्व कहीं ना कहीं घटता चला जा रहा है। और ताजा मामला ये हुआ कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो शाम में बीजेपी जीत के निकली है 8,000 वोटों से। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं देखो अलार्मिंग तो है ही। जी सोनल। सुनील कटारिया जी, कुनबा घटता है तो तकलीफ तो होती है, साथ ही साथ आपके नेता ये भी बयान दे रहे हैं कि जिसको जो फैसला लेना है वो उसके लिए स्वतंत्र है, और किरण चौधरी के जाने से कहीं ना कहीं पार्टी की जो हम कह सकते हैं कि जो यूनिटी की बात आप लोग कर रहे हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी, आपका ये कहना है? देखिए, मैं काफी देर से सुन रहा था, सभी नेताओं के बयान मैंने सुने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किरण जी गई हैं, लेकिन ये आज नहीं गई। ये इससे काफी पहले जब राज्यसभा के चुनाव में ये इन्होंने वोट अपना कहीं और डाल दिया था, ये उस टाइम की इनकी सांठगांठ है। जहां तक बात है ये श्रुति चौधरी के लिए जो ये कह रही हैं कि भाई हमारी टिकट नहीं हुई, AICC का हमारा पार्टी हाईकमान ने एक बोल दिया था कि जो 2 बार लगातार एक जगह से चुनाव हार गए हैं उनको पार्टी टिकट नहीं देने जा रही। तो इनको पता था कि टिकट नहीं होगी हमारी, इसके बावजूद भी ये जो है उस समय से लेकर और आज इस स्टेज पर जब विधानसभा के चुनाव सर पे खड़े हैं तो ये पार्टी छोड़ के जा रही हैं। तो ये छुरा घोपने का एक जो इन्होंने काम लेकिन आज तो किरण चौधरी ये कह रही हैं कि कांग्रेस का कोई भविष्य ही नहीं है विधानसभा में। देखिए, आज जब इनको अगर टिकट देते तो इनका भी भविष्य होता, कांग्रेस का भी भविष्य होता, और कांग्रेस जैसी पार्टी थी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इनको क्या नहीं दिया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, इनकी बेटी को वर्किंग जो है प्रेसिडेंट बनाया, 2 बार टिकट दी, अब ये ना जीत पाए। किरण जी हमारी काफी सीनियर रही हैं, हमारे सीनियर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले ये संडे की नेता थी, हर संडे ही आती थी तो सामने, और अब तो ये वन से मंथ ये आती हैं। ये इनका अच्छा सुनील कटारिया जी, सवाल में देखिए बीच में आपको मैं टोक रही हूँ, आप लोग जब पार्टी से कोई नेता चला जाता है तो उसके बाद आप ये सारी चीजें खुलकर कहना शुरू कर देते हैं। जब वो पार्टी के भीतर होता है तो आप इन सारी चीजों को, वो कहते हैं ना कि ढके ढोल सुहावने होते हैं, तो आपकी पार्टी में जब ये चीजें चलती रहती हैं अंदरूनी तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही नेता बाहर निकल जाता है उसमें आपको 100 कमियां नजर आने लग जाती हैं। इनको पहले भी कहा गया था, हाईकमान ने भी इनको कहा था कि भाई आप जो है काम कीजिए, धरातल पे काम नहीं किए। ये देखिए, एक उत्तर भारत का सबसे चर्चित चेहरा, सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। आप देखिए 2014 में जब पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर महाराष्ट्र बॉर्डर तक जब एक ही हमारा जो कांग्रेस पार्टी का सांसद था वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा था, अभी भी वो 3.5 लाख वोटों से जीत के आए हैं। तो ये कहते हैं कि पार्टी कोई इस तरीके से टिकट देने का, जो चर्चित लोग हैं, जो काम करते हैं धरातल पर, लोगों के बीच में, दुख में सुख में लोगों के बीच में जाते हैं, वो जीतते हैं। अब ये लोग महीने में एक बार अगर तो सामने आके बैठेंगे, इनका पहले जो चौधरी साहब का जो उनका रुआब था, उन्होंने काम विकास पुरुष के नाम से जाने गए, उन्होंने पूरे हरियाणा का काम किया। ये लोग धीरे धीरे भिवानी में सिमटे और उसके बाद धीरे धीरे ये तोशाम में सिमट के, तोशाम में भी गिनती के लोगों के बीच में आकर अब ये पार्टी में बैठ के पार्टी के लिए काम किया या कहां काम किया इन्होंने। आप देखिए 8,000 वोट से तोशाम से हमारी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो हार के निकले हैं। तो इन लोगों का कहां वर्चस्व है, मुझे समझ नहीं आता ये कहां काम करते हैं।
ठीक है। राकेश शर्मा जी, आपकी पार्टी में अभी किरण चौधरी शामिल हुई हैं। निश्चित तौर पर ये एक आपके लिए भी बूस्ट का काम करेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और किसी बड़े लीडर का किसी एक पार्टी से छिटक कर दूसरी पार्टी में जाना एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग मैसेज तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि किरण चौधरी का अपना कोई वजूद नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। देखिए सोनल जी, हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल जी का एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है और लंबे समय तक इस परिवार ने हरियाणा के लिए काम भी किया है और कांग्रेस के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम किया है। अभी आज ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के लोग ये कहें कि इनका वजूद नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर किरण चौधरी जी बंसीलाल परिवार का जुड़ाव रहा है और इनके कार्यकर्ता भी हैं। अभी सुनील जी को मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे कि तो शाम में बीजेपी जीती। बीजेपी तो महेंद्रगढ़ में भी जीती है, जहां राव दान सिंह जी कैंडिडेट थे वहां भी जीती है। बीजेपी तो दान सिंह जी के बूथ में भी जीती है। तो ये विषय नहीं है, विषय ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें पिछले लंबे समय से उठ रही थी कि हुड्डा जी धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए हैं और सिर्फ अपने परिवार को, अपने बेटे को सेट करने के लिए अपने पुत्र एक मिनट सुनील जी, मैंने आपको सुना है आराम से। सिर्फ पुत्र मोह के नहीं, ये आपके पार्टी के नेताओं के आरोप बता रहा हूं मैं कि पुत्र मोह के अंदर कांग्रेस को हाशिए पर लेकर के आ गए हैं। ऐसे आरोप कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग समय पर लगाते रहे हैं। और अभी नेहरा साहब कह रहे थे कि आंतरिक लोकतंत्र, मुझे समझ में नहीं आया कि किस प्रकार का आंतरिक लोकतंत्र है जो सिर्फ एक परिवार को बढ़ाने के लिए अपनी ही पार्टी को कमजोर करने का काम करता है। अगर ऐसा आंतरिक लोकतंत्र है तो ऐसा आंतरिक लोकतंत्र की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है कि आप आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर अपनी पार्टी को सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपने बेटे को या परिवार को बढ़ाने के लिए आप पार्टी को कमजोर करते चलो। ये ऐसा आंतरिक लोकतंत्र की शायद किसी भी संगठन को आवश्यकता नहीं है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी, क्योंकि इनकी कार्यकारी अध्यक्ष रही है, श्रुति चौधरी जी सिर्फ किरण चौधरी जी की पुत्री नहीं है, इसके अलावा वो सांसद भी रही हुई है। और वर्तमान में अगर इनका कोई वजूद नहीं था, मैं पूछना चाहता हूं सुनील जी से भी, नेहरा साहब से भी, अगर इनका कोई वजूद था ही नहीं तो कांग्रेस ने इनको कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया था? तो श्रुति चौधरी जी का भी एक अपना वजूद है, उन्होंने भी कांग्रेस को पूरा जीवन दिया है जब से वो राजनीति में आई हैं। और किरण चौधरी जी का भी, और सबसे बड़ा बात है चौधरी बंसीलाल जी का, जिन्होंने लंबे समय तक हरियाणा को एक विकास पुरुष के नाम से इनकी छवि रही है और इन्होंने काम किया। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और भविष्य में भी आप देखना जिस प्रकार से घुटन, जैसे किरण जी ने भी कहा, घुटन महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, और भविष्य में वो लोग अपना अपना स्थान वहां से छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अमित जी, जिस तरीके से अभी राकेश जी भी कह रहे हैं कि बहुत से विकेट और गिरने वाले हैं, कई और नेता हैं जो घुटन महसूस कर रहे हैं, ये जो एक आइडियोलॉजी सेट करने की कोशिश हो रही है कि एक नेता जो है केवल अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी को हाशिए पर लेकर आ रहा है, कांग्रेस के लिहाज से, कांग्रेस के भविष्य के लिहाज से इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जो आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, एक नेता पर? देखिए, पहले सोनल मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मेरी जवाबदेही ना कांग्रेस के प्रति है ना बीजेपी के प्रति है। जो ये मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, ये मेरे से सवाल नहीं कर सकते। सवाल देने की जिम्मेदारी आपके सवाल सुनो, राकेश शर्मा जी एक पत्रकार जो अपने तरीके से सोचता है, वो ना कांग्रेस का है ना वो बीजेपी का है। आप बीच में मत बोलिए। आपने परिचय नहीं करवाया इनका कि ये पत्रकार है, ठीक है ना? आप बीच में मत बोलिए। आपकी मैंने बात सुन ली, आपने दूसरे आदमी को टोक दिया था। आपके बीच में जब बोले थे तो आपने टोका था, लेकिन आप खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया आपने। ये गलत बात, आपने टोका था ना। नहीं दूसरे आदमी को तो आपकी बात पर नहीं, सुनो पहले कायदे की बात करो, बोलने दीजिए। नहीं, कायदे की बात सुनो। आपने जब आपके बीच में कांग्रेसी प्रवक्ता बोला तो आपने टोका। सर आप बोलिए, हम आपको सुनना चाहते हैं, बोलिए प्लीज बोलिए। हेलो अमित जी, अपनी बात रखिए प्लीज, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो देखो कायदा औरों को सिखाएंगे तो खुद भी कायदे में रहना पड़ेगा इनको। औरों को अगर ये कायदा सिखाने पे आएंगे ना। दूसरी बात ये है कि बार बार बंसीलाल की रट लगा रखी है कि बंसीलाल की विरासत, बंसीलाल। अरे वो बंसीलाल की विरासत कैसे कर रखी है भाई?
जब बंसीलाल ने बीजेपी के साथ मिलके सरकार बनाई थी तो किरण कांग्रेस में थी, और बंसीलाल और सुरेंद्र खुद चाह के भी हवीपा में नहीं लेके आए थे, तो विरासत की तो भूल जाइए। तो ये द्वंद्व तो खुद पार्टी के भीतर ही रहा है। हाँ, तो ये चीजें गलत हैं, गलत फीड कर रही है। दिल्ली कैंट से विधायक थी 1998 में और उपाध्यक्ष रही है दिल्ली विधानसभा की। बंसीलाल की अलग राजनीति है, विरासत कैसे होगी? एलोबरेट करके बताए ना। और ये कह रहे हैं कि ये होना ठीक है। भाई आदर्शवादी होना एक अलग चीज है, भाई हम ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता कहाँ पे है? आदर्शवाद तो ये है भाई, आप जो आपातकाल में गए थे जेल में, जिन्होंने बंसीलाल ने डाला था, बंसीलाल प्रमुख चेहरा थे आपातकाल का, तो अब उनको पेंशन दे रहे हैं। लेकिन ये वही बीजेपी है जिन्होंने मिलकर बंसीलाल के साथ सरकार बनाई थी 1996 में, और ये बात करते हैं कि आदर्श की। भाई प्रैक्टिकल होता है तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। मैंने ये कहा था कि गुटबाजी हर पार्टी में है, किसमें नहीं है, किसमें सुरलग नहीं होते, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। जो मूल प्रश्न मैं आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि जिस तरीके के आरोप अब बार बार कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं कि एक ही परिवार को बढ़ावा मिल रहा है, एक परिवार को आगे करने के लिए पार्टी को हाशिए पर डाला जा रहा है, ये जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है, इसमें कितना दम दिखाई देता है? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। देखो सोनल, अगर कोई सबसे बड़ा राजनीतिक नेता हरियाणा का हुआ तो चौधरी देवीलाल हुए हैं, ये सर्वविदित है। वे वो उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो उनसे ये बात की गई थी, भाई रणजीत चौटाला भी पॉलिटिक्स में आ गए, ओम प्रकाश चौटाला भी पॉलिटिक्स में आ गए, उनके पोते भी आ गए, तो बोले वे ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक बड़ा गजब का हरियाणवी डायलेक्ट बोला था, भाई गो के जाए तो बिल खोदेंगे। तो इसका हिंदी रूपांतर ये है कि भाई जो परिवार में चीज चलती आई है, परंपरा तो आगे बढ़ेगी। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनाने की कोशिश करता है। अब देखिए ये करते हैं, भाई नायब सैनी की जो वाइफ थी तो उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था जिला परिषद का, तो इसमें गलत क्या है? भाई हर व्यक्ति चाहता है और परिवारवाद की लिस्ट ही अगर उठाकर देख ली जाए तो बीजेपी में भी ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। बिल्कुल, जो बहुत लंबी है, तो ये कहना खाम का बेमानी है। इसमें तो आदर्शवाद का जो ढोंग करते हैं वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है भाई, अगर किसी कोई नेता अच्छा है, अगर उसका बच्चा अगर अच्छा राजनीतिज्ञ है तो उसको हतोत्साहित थोड़ी करना चाहिए। हाँ, अनड्यू फेवर नहीं देना चाहिए। भाई ठीक है, वो भी राजनीति करते हैं, तो मैं तो इस चीज को देखो खारिज करता हूँ। भाई क्यों ना हो भाई, ये कोई नियम थोड़ी है भाई कोई किसी पॉलिटिक्स का स्पाउस पॉलिटिक्स में ना आए, ये गलत बात है। ठीक है। सुनील कटारिया जी, आप जिस तरीके से देखिए, एक इलाके में एक नेता का एक बड़े समय तक प्रभाव तो रहता है निश्चित तौर पर, और कई विधानसभाओं में सीधे तौर पर हमें दिखता भी है। अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो किरण चौधरी का अपना एक वर्चस्व दिखता है उन इलाकों में। लेकिन अब चूंकि चुनाव नजदीक है, आपको लगता नहीं कि उन इलाकों में पैठ बनाने के लिए अब बीजेपी के पास तो एक सपोर्ट सिस्टम आ गया, एक जाट चेहरा आ गया, लेकिन आपको उन इलाकों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर अशोक तंवर, जिनको सिरसा से इन्होंने टिकट दी, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, क्या डॉक्टर अशोक तंवर का भारतीय जनता पार्टी के इस पार्टी में क्या योगदान रहा? कोई योगदान नहीं रहा उनका एक ही योगदान था, जब पार्टी ज्वाइन कराई थी तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने ये कहा था कि ये रिश्ते मेरा भांजा है। अपने भांजे को उन्होंने टिकट दी, जिसका कोई पार्टी में कोई योगदान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में डॉक्टर अशोक तंवर का कोई योगदान नहीं था। एक ही योगदान था कि वो मनोहर लाल खट्टर जी के भांजे थे, इसलिए उनको टिकट दी गई। लेकिन एक नेता से इतना फ्रस्ट्रेशन का माहौल ऐसा क्यों बन गया कि लोग कह रहे हैं कि पार्टी में दम घुट रहा है, एक के बाद एक नेता चाह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ेंगे? देखिए, ये सीधी बात है। जब जो एआईसीसी की मीटिंग थी उसमें बता दिया गया था कि 2 बार हारी हुई सूची को इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी ये पार्टी में बनी रही, इसके बावजूद इन्होंने पार्टी में अपना
अपना जो है साठगांठ करके पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इन्होंने काम किया। और जब अब विधानसभा के चुनाव आ गए हैं सर पे, तो ये लोग अपना अपना बोरिया बिस्तरा बांध के वहां जाके बैठ गए। हालांकि चौधरी बंसीलाल परिवार की ये एकमात्र सदस्य हैं जो गई हैं। चौधरी बंसीलाल परिवार के और सदस्य भी हैं और वो कांग्रेस पार्टी में भी हैं, और इनके जाने से मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1% भी असर कांग्रेस पार्टी में, इतनी बड़ी पार्टी, ऐतिहासिक पार्टी, इस पार्टी में। ठीक है राकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सुनील जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोई किसी भी तरह का नुकसान पार्टी को नहीं झेलना पड़ेगा, पार्टी के पास अपना बूस्ट है। जी देखिए राकेश जी की बात, सुनील जी ने कहा कि कोई बहुत बड़ी संजीवनी आपको भी नहीं मिली। नहीं, इन्होंने कहा कि परिवार में बहुत से लोग हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, और इनके भी शायद ध्यान में होगा, जब चौधरी बंसीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था तो उनकी जो पगड़ी पहनाई गई थी वो श्रुति चौधरी जी को पहनाई गई, नहीं श्रुति चौधरी जी को पहनाई गई थी। और पगड़ी पहनाने का मतलब यह है उसका उत्तराधिकारी कौन है। जब उत्तराधिकार श्रुति चौधरी जी को दिया गया था तो चौधरी बंसीलाल जी की जो राजनीतिक उत्तराधिकारी थी वो श्रुति चौधरी जी हैं। तो उस हिसाब से अब आज ये अगर कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी या इनके नेतागण कहें कि किरण चौधरी के जाने से, श्रुति चौधरी के जाने से कांग्रेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बंसीलाल परिवार को, किरण चौधरी को अगर आप जोड़कर देख रहे हैं तो शायद आपने अमित जी की बात नहीं सुनी अभी कुछ देर पहले, जो उन्होंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया, वो बात शायद आपने सुनी नहीं, जिस उत्तराधिकारी की बात आप कर रहे हैं। नेहरा जी की बात पर भी आ रहा हूं। इन्होंने कहा कि इमरजेंसी आपातकाल का अगर प्रमुख चेहरा और आपातकाल कोई लगाने वाला व्यक्ति था तो वो इंदिरा गांधी जी थी। और जिस समय हमने बंसीलाल जी के साथ सरकार बनाई थी 96 के अंदर, उस समय से बहुत पहले बंसीलाल जी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और हरियाणा विकास पार्टी इन्होंने बनाई थी। और असलियत में इमरजेंसी का चेहरा क्या, इमरजेंसी का चेहरा भी, मोहरा भी, नेता भी, और जिसकी वजह से जिसने आपातकाल लगाया, इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आपातकाल लगाने का काम किया, पूरे देश को जेलों में तब्दील कर दिया। ठीक है, अब आप आपातकाल पर बहस हम कभी फिर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी आपका बहुत शुक्रिया, अमित नेहरा जी आपका बहुत शुक्रिया। तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी इस चीज को एक बड़े रूप में दिखाने की कोशिश में लगातार है कि एक बड़ा चेहरा उनके पास आया है और एक बड़ा फायदा किरण चौधरी के शामिल होने से मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि उनका अपना कोई वर्चस्व नहीं बचा था, वो अपने गढ़ को बचाने के लिए इस तरह का फैसला ले रही है। अब चूंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और उसके बाद स्थिति उन इलाकों में क्या बनेगी जहां से नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं, ये तो जनता तय करेगी उनकी विश्वसनीयता क्या है क्या नहीं है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।